हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज मैं ले चल रहा हूं गणित के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्याओं की ओर। वास्तविक संख्याओं में हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं और उनसे हम इंट्रोड्यूस होंगे, परिचित होंगे। जैसे पूर्णांक, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न, इन सब के बारे में हम क्रमशः जानेंगे। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज़ नेचुरल नंबर में आएगी, कौन सी संख्या इंटीजर्स में आएगी, कौन सा नंबर्स जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगा, कौन सा भिन्न या फ्रैक्शन कहलाएगा। वो समझने के लिए हमें वास्तविक संख्याओं का विस्तृत चर्चा करना जरूरी है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो MPTT या PSC जैसे एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, जहां मैथ्स का बेसिक पार्ट आता है, बहुत कम वाला पार्ट आता है, वो लोग कंफ्यूज होते, बनते नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी सब नहीं करते। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। यदि समझने में परेशानी हो तो वीडियो को बार बार रिवाइज करें। चलते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। हम परिभाषा पर नहीं जाएंगे, हम जानेंगे कि वो नंबर्स हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं का पहला प्रकार जो होती है, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जहां से हमारी गिनती प्रारंभ होती है, ठीक है। पुराने समय में जब लोगों को गिनने की आवश्यकता मालूम हुई कि अब गिनना जरूरी है, तो उन्होंने, आपको मालूम है, स्टोरी में सुना होगा कि पहले लोग रस्सी में गांठ लगाकर या पत्थर रखकर गिनते थे। जब गिनती की अवधारणा का विकास हुआ तो उन संख्याओं को जहां से गिनना शुरू हुआ उनको प्राकृत संख्या कहा गया। इसलिए इनको गणन संख्याएं भी कहते हैं, गिनने योग्य संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। अब बात आती गणन संख्याएं, तो गिनना हम कहां से प्रारंभ करते हैं? हाँ, एक से। मतलब नेचुरल नंबर जो हैं वो एक से शुरू होते हो। कहां तक हम गिन सकते हैं मालूम नहीं, कहां तक, कहीं कोई लिमिट नहीं। इसलिए प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक, पता नहीं कहां तक, जहां तक हम चाहें वहां तक गिन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो बताना संभव नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा कि यदि एक से तो शुरू हो रहे हैं, मान लो कि हमें ये बताना कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसको कैसे व्यक्त करें, कैसे लिखें? तो जब ये बात आई तो आपने सुना होगा कि शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, तो शून्य इसमें शामिल कर दिया गया। और जब शून्य शामिल किया गया तो जो संख्याओं का प्रारूप था वो पूर्ण हो गया। मतलब संख्याएं, ऐसा माना गया कि संख्याएं अब पूरी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं मतलब कहाँ शुरू होंगी? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, होल नंबर्स। शून्य शामिल कर दिया। शून्य से क्या शामिल हुआ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया कि अब हमें, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो जीरो उसमें शामिल हो गया। और जैसे जीरो शून्य शामिल हुआ तो उनको कहा गया कि अब संख्याएं पूरी हो गई, ये पूर्ण संख्या है। तो अंतर समझ में आ गया। अब आपसे पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 0। अब यहां भी समस्या वही है कि लार्जेस्ट होल नंबर, तो लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं होता, क्योंकि हम कहीं तक भी गिन सकते हैं, कहीं भी स्टॉप करने के लिए कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि हम यहां जाके रुक जाएं, इसके बाद संख्या नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। अब बात आई कि देखिए, गिनना शुरू कर दिया, जब कुछ नहीं है तो भी व्यक्त कर दिया। अब बात, समस्या थोड़ी आगे बढ़ी, लोगों का ज्ञान बढ़ा, तो उनके लगा जब हम घाटे में रहें तो उसको कैसे व्यक्त करें, या हमारे पास कोई चीज़ की कमी हो तो उसको व्यक्त होना भी होना चाहिए। कि है तो लिख दिया 1, 2, 3, 4 है, नहीं है तो लिख दिया 0 है। अब ये कहें कि कुछ नहीं है, जब कुछ हमसे कुछ चला गया, जो हमारे पास होना था वो अब नहीं है, नुकसान में हम, तो कैसे व्यक्त करें? तो थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब बात आई इंटीजर्स की, पूर्णांक की। फिर उसे कहा गया पूर्ण अंक। 0 के पहले भी कुछ होता है, -1, -2, -3 इवन, ठीक है। और 0 की उस साइड जाएं तो +1, +2, +3।
अब देखेंगे आप कि 0 जो है पूर्णांक में बीचों बीच है, तो और इसके पहले जो है वो -1 है, मतलब 1 कम, तो 1 कम मतलब 0 से भी कम है, तो ये छोटा हुआ। अब 2 कम मतलब उससे और कम, एक देखिए 1 का घाटा, उससे और कम क्या हो गया, 2 का घाटा, तो ये और छोटा हो गया। तो ध्यान रखना, पूर्णांक जब हम लिखते हैं तो जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं तो पूर्णांक का मान बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं तो पूर्णांक बढ़ता जाता है, मतलब -3 से बड़ा होगा -2, -2 से और बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0, और फिर ये तो आपको मालूम है कि 1 2 3 4 क्रमशः बढ़ते। ठीक है, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, यदि पूछा जाए कि -2 और -1 में कौन बड़ा, तो लोग बोल देते हैं -2 बड़ा, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे इसको जो है पूर्णांक का मान बढ़ता जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम संख्या देखा जानेंगे तो वहाँ और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो अंतर आ गया। अब बात करें, अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो हाँ, अब सबसे छोटा पूर्णांक आप नहीं बता पाएंगे कि -4 से और -5 -6, अब चाहे जितना माइनस में लिख सकते हो, तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता और सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं होता। ठीक है, हाँ, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। पूर्णांक में 3 प्रकार आते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर ये हो जाएगा शून्य पूर्णांक, और ये कहलाएंगे ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक को हम उसके प्रकारों में बांट दें, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धीरे से और कॉन्सेप्ट बढ़ा, बात शुरू हुई कि ये तो हो गया पूरी बात, पूरे अंक। मान लो हमें किसी चीज के टुकड़े करना है और टुकड़े को भी हमें लिख के बताना है कि हम इसको ऐसे लिखें, तो क्या कॉन्सेप्ट सामने आएगा, तो हाँ, इसके बाद कॉन्सेप्ट आया सामने बांटने का। बांटने का मतलब भिन्न भिन्न करने का, ठीक है, उसको फैक्टराइज करने का मतलब फ्रैक्शन का। भिन्न का कॉन्सेप्ट कब आया, जब पूरी चीज को बांटने की बात हुई। जैसे उन्होंने कहा एक रोटी है कि अब एक रोटी को 2 भाइयों में बांटना है, तो वो आधी आधी, ये सामान्य सी बात, कोई बोल देगा आधी आधी बांटना है। ठीक है, अब कहें आधी आधी बांट तो दी हमने, अब इसको लिखे कैसे, तो एक रोटी के 2 भाग करे। ठीक है, ये आ गया भिन्न या फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ऊपर वाला पार्ट कहलाता है अंश और नीचे वाला पार्ट कहलाता है हर। ठीक है, तो भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भिन्न कैसे आई, जब हमें किसी प्राकृत संख्या को बांटने की बात है। ध्यान रखना, भिन्न क्या है, भिन्न का कॉन्सेप्ट कहां शुरू होता है, प्राकृत संख्याओं से। ठीक है, भिन्न 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात है। मतलब जो हम अंश लिखेंगे वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो हर लिखेंगे वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इसमें मान लो हम इसको लिखेंगे, मान लो कोई फ्रैक्शन है P/Q, इस फॉर्मेट उसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो P भी एक प्राकृत संख्या होगी और Q भी क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि भिन्न क्या है, प्राकृत संख्या का अनुपात। तो इसमें प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता, तो भिन्न में P और Q दोनों 0 नहीं होने चाहिए, मतलब ना अंश 0 होगा और ना हर 0 होगा। ठीक है, भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। भिन्न क्या है, 2 प्राकृत संख्या का अनुपात है और प्राकृत संख्या चूंकि 0 नहीं होती इसलिए भिन्न के अंश और हर में 0 नहीं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं पर। तो जैसे हमने देखा कि भिन्न क्या था, प्राकृत संख्याओं का अनुपात। ठीक है, परिमेय संख्या होता है पूर्णांकों का अनुपात। ठीक है, इसमें भी ये भी P/Q के प्रारूप में रहेगा, अंश बटे हर के रूप में रहेगा, लेकिन यहां शर्त बदल जाएगी। अंश और हर कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। यहां P जो है वो नेगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा और 0 भी रहेगा। ठीक है, और Q जो है वो नेगेटिव भी रहेगा,
पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना Q कभी भी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना। भिन्न में तो अंश और हर दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राकृत संख्याओं का अनुपात है। मतलब प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। यही अंतर है प्राकृत संख्या और परमेय संख्या में, कि भिन्न कभी भी शून्य नहीं होती, ठीक है। और परमेय संख्या शून्य हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी, लेकिन भिन्न केवल और केवल भिन्न जो है वो केवल धनात्मक होती है। और ये धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकती है। चलिए, तो वास्तविक संख्याओं के प्रकारों में हम पहुंच गए भिन्न पर और परमेय संख्या पर, दोनों की तुलना कर ली, दोनों का अंतर जान लिया। अब एक और प्रकार जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हमने क्या क्या देख लिया? प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, उसके बाद भिन्न, भिन्न से तुलना करते हुए हमने समझा परमेय संख्या को। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में एक शब्द और आता है, एक प्रकार और आता है जिसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। और बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी जो होगी वो अपरिमेय होगी। इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, कौन सी संख्या जो होगी वो इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या शामिल रहेगा। अभी हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं आपको, केवल आपको परिचित करा रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो की अगली सीरीज आएगी उसमें हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, भिन्न को अलग पढ़ेंगे, परमेय संख्या को अलग पढ़ेंगे, अपरिमेय को अलग पढ़ेंगे। तो वहाँ आप उन सीरीज को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या में क्या शामिल रहेगा। सबसे पहले जितने वर्गमूल जिनका मान जो है फिक्स नहीं होता, ठीक है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान तो मालूम आपको 2 होता है, ठीक है, वर्गमूल 4 का मान 2 होता मालूम। वे वर्गमूल जिनका मान फिक्स नहीं होता वो सारे जो होते हैं अपरिमेय संख्या में आते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया। इसके अलावा पाई जानते हैं आप, जिसका मान 22/7 या 3.14 और भी आगे ढेर सारे नंबर्स में होते हैं, वो होता है। तो इसमें भी चूंकि मान फिक्स नहीं है, दशमलव के बाद जो है वो एक लंबी सीरीज है, तो पाई भी जो है वो अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। इसको पाई पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। इसके बाद ये है यूलर नंबर, यूलर संख्या। इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना, आप परिचित बस हो जाओ कि यूलर नंबर भी जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा एक गोल्डन अनुपात आता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, कौन सा परिमेय है, कोई ऐसा सिंबल बना हो आए या कुछ ऐसा लिखा है जिससे आप परिचित ना हो। तो आज का वीडियो आपके इंटरव्यूज के लिए है। गोल्डन अनुपात आता है, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, क्यू जैसा, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो क्लियर हो गया। वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, परिमेय संख्याओं में जो अंश हर का अनुपात था उनका एक निश्चित मान आता है, फिक्स मान होता है। यहाँ जो अपरिमेय संख्या है इनको यदि हम सॉल्व करें तो इनका मान निकालें तो कभी एक निश्चित मान नहीं आता है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। ये जो है इनके मान जो आते हैं इसको हम कहते हैं लगभग मान, अप्रॉक्स वैल्यू। तो ठीक है, परिमेय संख्या में जो वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी, अपरिमेय संख्या में जो वैल्यू आएगी इनकी कैसी आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, लगभग मान आएगा, इसलिए इनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो कौन कौन सी होंगी अपरिमेय संख्या? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, मतलब इस प्रकार से और भी अन्य वर्गमूल, ठीक है, जिनके मान नहीं निकाल सकते, जिनका मान लगभग होता है, ठीक है। पाई, यूलर नंबर और गोल्डन रेशियो जो है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद है वास्तविक संख्याओं से आप परिचित हुए होंगे। यदि आपको वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को आप जो है बार बार पॉज करके देखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को, ऐसे वीडियो और आगे सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।